नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी की एक और क्लास में। जैसा कि मैंने आपको हिंदी का सिलेबस डिस्कस कराया था, अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देख लें। आपको पता चल जाएगा कि हमें हिंदी के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और किस किस एग्ज़ाम को हमें टारगेट करना है। ठीक है, तो आइए इस क्लास में हम जानेंगे हिंदी भाषा के जो उपभाषाएँ हैं। उपभाषा उपभाषा किसे कहते हैं ये हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संस्कृत भाषाओं को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मेरा यकीन मानिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले आप इसे समझिए, उसके बाद मैं बताऊँगा कि यहाँ से प्रश्नों की वैरायटी किस प्रकार की बनती है। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करेंगे हम उपभाषा। उपभाषा क्या होती हैं कि एक ही समूह या वर्ग या एक ही स्रोत से उत्पन्न भाषाओं को मिलाकर एक उपभाषा समूह बना दिया जाता है। यानी जितनी भी बहुत सारी भाषा हैं, दो चार भाषाएं जिनका स्रोत एक ही है, तो उन भाषाओं को एक समूह में रख दिया जाता है। उन भाषाओं को एक समूह में रख दिया जाता है, इसलिए उन्हें उपभाषा समूह कहते हैं। ठीक है, हिंदी के 5 उपभाषा समूह हैं। अगर एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी के कितने उपभाषा समूह हैं, तो हमारा आंसर होगा 5 उपभाषा समूह हैं हिंदी के। कौन कौन से हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ। नहीं तो आपका एक दो प्रश्न से ही आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, अगर हम पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह से शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुआ था। ये जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश से विकसित है? तो हमारा उत्तर होगा शौरसेनी अपभ्रंश से। ये प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो 2017 यूपीएसआई का पेपर उठा कर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। पूर्वी हिंदी जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। पहाड़ी हिंदी मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। उसके बाद है पहाड़ी हिंदी। तो ये जो पहाड़ी हिंदी है ये खस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई। ठीक है, आगे बात करें राजस्थानी हिंदी की। ये जो राजस्थानी हिंदी है ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। ठीक है, अभी हम इसका ये थोड़ा सा डिस्कस किया है हमने। अभी हम बाद में जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर हम शौरसेनी अपभ्रंश, इन सभी अपभ्रंशों को एक डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। अभी तो मैं आपको इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं राजभाषा क्या होती है। राजभाषा क्या होती है तो ये जानेंगे। राजभाषा को ही सरकारी कामकाज की भाषा कहा जाता है। ये जो राजभाषा होती है ये सरकारी कामकाज की, जितने भी सरकारी कामकाज किए जाते हैं वो राजभाषा में, उन्हें उसी भाषा को राजभाषा कहा जाता है। प्रशासन के प्रयोग यानी जो प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं वो राजभाषा में किए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर जनसंख्या को ये राजभाषा स्वीकार्य होती है। और हमारी राजभाषा क्या है आपको पता होना चाहिए, हमारी राजभाषा है हिंदी। ठीक है, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। कानून के द्वारा राजभाषा घोषित की जाती है। ये तो सबको पता है कि संविधान, जब तक संविधान है तो संविधान के अनुसार ही काम होगा। वर्तमान में अगर हम अपने संघ की राजभाषा दो हैं, हमारे जो संघ है, यानी हमारा जो देश है उसकी दो राजभाषाएं हैं। पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी। अंग्रेजी कब से कब तक रही थी और इसे अनिश्चित काल के लिए कब से कब तक किया था वो हम जानेंगे। अंग्रेजी को 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1965 तक रहनी थी। राजभाषा इसे घोषित किया गया था, लेकिन 1963 के राजभाषा अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक अपने संघ की राजभाषा बना दी। ठीक है, अंग्रेजी किस राजभाषा अधिनियम के अनुसार, ये प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, कि अंग्रेजी को किस अधिनियम के द्वारा अनिश्चित काल तक संघ की राजभाषा बना दिया गया? तो हमारा आंसर होगा 1963 राजभाषा अधिनियम द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 कहता है कि प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा चुनने की आज़ादी दी गई। संविधान में अनुच्छेद 345 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार है। ठीक है, आइए अगले पेज पर चलते हैं। हमारे संविधान में एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 343 का फर्स्ट। इसमें कहा गया है कि हिंदी जो है वो संघ की राजभाषा है।
ये प्रश्न पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी, यूपीएसआई में भी। ठीक है, हर एक परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो हिंदी है वो संघ की राजभाषा है। ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 343 के फर्स्ट में। और हिंदी की जो लिपि है, जो हमारी राजभाषा है, उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, ये भी आर्टिकल 343 में। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। वैसे हमारे यहाँ की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, अपने भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ की राज्यभाषा है। लेकिन हमें जो हमारे सिलेबस में हमें तो वो तो कवर करना ही है। राष्ट्रभाषा क्या होती है ये जानेंगे। राष्ट्रभाषा देखो, अपने भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि अपने भारत की एक राज्यभाषा है, वो है हिंदी। ठीक है, दूसरी है अंग्रेजी। नेक्स्ट है, जब किसी भाषा के साथ देश की अधिकतर जनसंख्या की भावनाएं जुड़ी होती हैं। जब किसी देश के साथ देश की अधिकतर जनसंख्या की भावनाएं जुड़ी होती हैं तो उसे राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया जाता है। जैसे फ्रांस की राष्ट्रभाषा है फ्रेंच, जापान की राष्ट्रभाषा है जापानी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो फिर भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इसे पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं सांस्कृतिक भाषाओं को। वैसे तो अब सांस्कृतिक भाषाएं 9 हो गई हैं, क्योंकि 3 भाषाएं जो सांस्कृतिक भाषाएं 3 हैं वो अभी जोड़ी गई हैं, पाली, प्राकृत और एक और है। ठीक है, तो आइए देखो, वर्तमान में सांस्कृतिक भाषाएं कौन सी होती हैं? जो भाषाएं सबसे पुरानी होती हैं तथा जिनका साहित्य समृद्ध होता है, उन भाषाओं को सरकार द्वारा सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। वर्तमान में देखें तो पहले 6 सांस्कृतिक भाषाएं थीं, लेकिन अब 9 सांस्कृतिक भाषाएं हो गई हैं इसी साल। ठीक है, वर्तमान में भारत में 6 सांस्कृतिक भाषाएं थीं, लेकिन अब 9 हो गई हैं। 6 थीं पहले, लेकिन अब 9 हो गई हैं। सबसे पहले ये प्रश्न पूछा गया है यूपीएसआई में। मेरा यकीन नहीं होता तो आप यूपीएसआई 2017 का पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो पेपर के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली जो सांस्कृतिक भाषा थी वो थी हमारी क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सी थी? तमिल। 2004 में सरकार ने इसे 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। दूसरी थी हमारी संस्कृत 2005 में। तीसरी थी कन्नड़ 2008 में। चौथी थी तेलुगु 2008 में। पांचवी थी मलयालम, ठीक है, 2013 में। छठवीं थी उड़िया 2014 में। छठवीं उड़िया 2014 में। 3 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, जिसमें पाली, प्राकृत और एक और है, उसको मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। जब मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी और आपका फोकस इतना रह नहीं पाएगा। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से ही मैं आपको हिंदी को बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से कवर करा दूंगा।